अनुपमा अपने इकलौते बेटे उदय के साथ चंडीगढ़ शहर में रहती थी। उदय एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसे सौम्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सौम्या अनुपमा की इकलौती बहू है और वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जबकि अनुपमा के लिए सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन फिर भी अनुपमा एक बहुत अच्छी सास है, जो अपनी बहू का हर कदम पर साथ देती थी। उदय और सौम्या की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस कारण घर के सारे हिसाब किताब उदय ही करता था। एक बार उदय को किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो घर के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सौम्या को दे जाता है। उसके जाने के बाद सारा हिसाब किताब सौम्या ही देखती है। शादी के 3 महीने बीत जाने के बाद भी सौम्या को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी सास अनुपमा को जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, और ना ही कभी उदय ने सौम्या से इस बारे में जिक्र छेड़ा। एक बार जब सौम्या को घर का राशन पानी लेने बाजार जाना होता है, तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं राशन लेने जा रही हूँ। अगर पीछे से दूध वाले भैया अपना हिसाब लेने आए तो आप उन्हें तिजोरी से 2000 रुपए दे देना। हाँ हाँ बहू, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी। अनुपमा इस उम्मीद में अपनी बहू की बात मान जाती है कि उसने अलमारी में गिनकर ही पैसे रखे होंगे, जिन्हें वो निकाल कर दूध वाले को दे देगी। थोड़ी देर बाद सौम्या बाजार चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद उनके घर की घंटी बजती है। राम राम मेम साहब, मेरे पिछले महीने का हिसाब दे दो मेम साहब। हाँ, यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुपमा दूध के पैसे लेने कमरे में जाती है और जैसे ही तिजोरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 1000 रुपए कितने होते हैं? शायद बहू ने दूध के पूरे पैसे ही रखे हैं। एक काम करती हूँ, ये नोट की गड्डी दूध वाले को दे देती हूँ। जितना भी हिसाब होगा वो अपने आप देख लेगा। अनुपमा 2000 से ज्यादा पैसे ले जाकर उसको दे देती है और कहती है, अरे रामलाल, ये लो, और एक बार मुझे ये पैसे गिनकर बता दे। अगर ज्यादा हो तो मुझे लौटा दे और कम हो तो वो भी मुझे बता दे। रामलाल ये बात भली भांति समझ जाता है कि अनुपमा एक अनपढ़ औरत है और उसे पैसों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर वो कहता है, माँ जी, पैसे पूरे हैं, मेरे इतने ही पैसे थे। और हाँ, बहुरानी से कह देना आज तक का मेरा पूरा हिसाब हो गया है। अच्छा, इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या बाजार से आती है और अपनी सास से कहती है, सॉरी माँ जी, मुझे बाजार से लौटने में देर हो गई। आज बाजार में भीड़ ही इतनी थी कि क्या कहूँ। अच्छा माँ जी, क्या दूध वाले भैया अपना हिसाब ले गए? आपने उनका हिसाब कर दिया? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और हाँ, मैंने दूध वाले का हिसाब कर दिया है। वो कह रहा था कि उसका अब तक का सारा हिसाब हो गया। फिर भी तुम एक बार तिजोरी देख लेना कि कहीं पैसे कम तो नहीं हुए। इसके बाद सौम्या आकर अपने कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है तो वहां पैसे कम होते हैं। वो आकर अनुपमा से पूछती है, माँ जी, आपने पैसे किसी और काम में भी खर्च किए हैं क्या? वहां से पैसे जरा ज्यादा निकले हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने कहीं पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए, क्योंकि तिजोरी में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकले हैं। अगर आपने किसी काम में खर्च किए हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका भी तो पैसा है। सौम्या की बात सुनकर अनुपमा सोचती है, हे राम, कहीं मैंने दूध वाले को पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए। फिर वो घबराते हुए अपनी बहू सौम्या से कहती है, सच कहूँ बहू, तो मुझे पैसे गिनने नहीं आते और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे लिए तो सब कुछ काला अक्षर भैंस बराबर है। मुझे लगा कि तुमने दूध के पैसे गिनकर रखे होंगे, सो मैंने उठाकर उसको दे दिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रामलाल मुझसे ही दगा कर जाएगा। मैंने तो उस पर कितना भरोसा किया था। पता नहीं आज मुझ अनपढ़ के कारण तुम्हारा कितना नुकसान हो गया होगा। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? पैसे दूध वाले को ही ज्यादा गए ना, कोई बात नहीं, अगले महीने के हिसाब में लगा दूंगी। लेकिन माँ जी, एक बात बताइए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप ये बात मुझसे कह देती। आप जानती हो, जब उदय ने मुझे ये हिसाब किताब दिया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिसाब किताब मुझे मिले। मैंने जब उदय से कहा तो उन्होंने कहा कि हिसाब किताब तुम संभालना। फिर मैं मना नहीं कर पाई, और न ही मुझे ये पता था कि आपको पढ़ना नहीं आता। अब सौम्या के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि वो अपनी सास को पढ़ना लिखना सिखाएगी। इसलिए वो ऑनलाइन ऐसे स्कूलों को ढूंढने में लग जाती है जहां उनकी उम्र की महिलाओं को पढ़ाया जाता है। कुछ दिनों तक तलाश करने के बाद सौम्या को ऐसा एक स्कूल मिल भी जाता है। उदय, मैंने ऑनलाइन एक ऐसा स्कूल ढूंढा है जहां माजी की उम्र की औरतों को पढ़ाया लिखाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि माजी भी स्कूल में जाएं और पढ़ना सीखें। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है सौम्या, लेकिन क्या माँ इसके लिए तैयार होगी? मैं कुछ नहीं जानती उदय, आप किसी भी तरह माजी को मना लो। उदय अपनी माँ से बात करके उन्हें स्कूल जाने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों जाकर अनुपमा का एडमिशन करवा देते हैं। अगले दिन उदय अनुपमा को स्कूल छोड़ आता है। कुछ दिन स्कूल में पढ़ने लिखने के बाद अब अनुपमा को पढ़ना लिखना आ जाता है। फिर एक दिन दूध वाला अपना हिसाब लेने आता है तो सौम्या अपनी सास को आवाज लगाकर कहती है,
माँ जी, जरा एक बार दूध वाले का हिसाब कर देना, मैं रसोई में कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुम अपना काम निपटा लो, तब तक मैं इस दूध वाले को निपटा कर आती हूँ। फिर अनुपमा पैसे लेकर जाती है और दूध वाले से कहती है, रामलाल, तुमने मुझसे अनपढ़ समझकर पैसे ठगे थे। तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी पर मैंने कभी शक नहीं किया। वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे सच सच बता दिया। मैं तो खामखा तुम्हें ईमानदार समझ रही थी। आज के बाद अगर कभी किसी हिसाब में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, इतने नोट देखकर मैं लालच में आ गया था, इसलिए झूठ बोल दिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनुपमा आंखों में आंसू लिए रसोई में आती है और अपनी बहू से कहती है, सौम्या बहू, आज सिर्फ तुम्हारे कारण मुझ में इतनी हिम्मत आई जो मैं ये हिसाब कर पाई। आज मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ आ गई बहू। पढ़ाई करके जो आत्मविश्वास और समाज में इज्जत मिलती है उसका भी अपना ही मजा है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। भगवान तुझ जैसी बहू हर किसी को दे। माँ जी, ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है जो आपने समाज की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। दोनों सास बहू आंखों में खुशी के आंसू लिए एक दूसरे को गले लगा लेती।